हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी लेसन नंबर 7, गुप्ता एज एंड अदर रूरल्स। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें क्या है। इन द थर्ड सेंचुरी इम्प्रेसिवली गुप्ता डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश इन मगध। गुप्ता डायनेस्टी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, the Gupta age is called the golden age of the India. Golden age means the best progress of the all people. The Gupta rulers gave peace and prosperity to the people, which has even been appreciated by the foreign traveler. Also, Gupta emperor was creator of a golden age. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि गुप्ता डायनेस्टी है वो मगध में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, साथ साथ हमें ये याद रखना है कि गोल्डन एज किसको कहा जाता है। गोल्डन एज का मतलब होता है कि हर तरह के पीपल्स का वहाँ पे प्रोग्रेस होता है, उसी को कहते हैं गोल्डन एज। ठीक है, तो गुप्ता एज है ना, वही है हमारे इंडिया की गोल्डन एज। ठीक है, हिस्ट्री में गोल्डन एज कहा जाता है तो गुप्ता एज को कहा जाता है। अब उसका फर्स्ट किंग देखते हैं, चंद्रगुप्ता फर्स्ट। Sri Gupta was the founder of Gupta dynasty in the kingdom of the Magad. His son's name was Ghatotkacha Gupta. Chandragupta won 319 AD, succeeded the Patliputra as the successor of the king Ghatotkacha. He married Kumar Devi. अब हमें याद रखना है कि श्री गुप्त है, ठीक है, उसने गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था। उसके बाद उसका बेटा है घटोत्कच, ठीक है, और उसके बाद घटोत्कच के बाद है चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, तो वो गुप्त डायनेस्टी का किंग है और उसी ने क्या किया था, उसी ने ये शुरुआत, हमें वहीं से डेटा मिलता है चंद्रगुप्ता वन का, गुप्ता डायनेस्टी का, इसलिए हमें इस तरह से पता चलता है। और गुप्ता जो चंद्रगुप्त वन है उसने कुमार देवी से मैरिज किया हुआ था, जो कि कुमार देवी है वो एक लिच्छवी ट्राइबल है ना, उसकी जो प्रिंसेस थी वो थी। ही एक्सटेंड द बाउंड्री ऑफ अ मगध बाई कंकरिंग नियर बाई द प्लेस लाइक प्रयागराज, इलाहाबाद, शक्ति यानी कि अयोध्या, and he assumed the glorious title of the Maharaj Dhiraj in the place of Maharaj. In order to show his power and reputation, he started a golden coins. Since the accession of his coronation, he started a Gupta Savan. Vallabhi rurals of Saurashtra also accepted the Gupta Savant due to the initiations of the Gupta Savant. The arrangement of the hospital historically events according to the deadline was made possible in the history of India. अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसने अपना जो यानी कि चंद्रगुप्त वन है उसने अपना जो किंगडम है, अपना जो साम्राज्य है ना, वो बढ़ाने के लिए आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे ना उसको जीतना शुरू कर दिया था। और जब सब लोग महाराज अपने आगे ऐसा लगाते थे ना टाइटल, तब क्या किया, तब उसने चंद्रगुप्ता वन ने महाराज धीराज यानी कि महाराजों का भी महाराज इस तरह से अपना एक टाइटल लगा दिया आगे। वो दिखाना चाहता था कि वो सबसे शक्तिशाली और वो सबसे रेप्यूटेड भी है। ठीक है, फिर उसने गोल्डन कॉइन है वो भी बाहर निकाले, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि ताकि अपने जो राज्य है उसमें अच्छी तरह से जो विनिमय है वो हो सके। ठीक है, और जब उसका कोरोनेशन हुआ, मतलब कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ ना, तब उसने गुप्ता संवत भी शुरू करवाई थी चंद्रगुप्ता वन ने। ठीक है, और ये संवत है वो जो वल्लभी के रूरल है, ठीक है, सौराष्ट्र के साइड, हमारे गुजरात के साइड, वो भी मानने लगे थे। आगे देखें तो एम्परर समुद्रगुप्ता। After the Chandragupta, his majestic son Samudragupta came to power. Information about the Samudragupta time is obtained from the pillar inscription of a Prayagraj यानी कि प्रयाग प्रशस्ति and his coin। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता वन है, उसके बाद उसका बेटा आता है समुद्रगुप्त। ठीक है, वो भी एक पावरफुल किंग था। और ये उसकी हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन प्रयागराज है। ठीक है, उसमें एक स्तंभ आया हुआ है जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, और उसके बाकी के जो कॉइन्स है ना उस टाइम पे समुद्रगुप्त ने निकाले होंगे, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। This प्रशस्ति has been composed by the royal poet Harishen. It describes the victorious and the culture achievement of the समुद्रगुप्ता। ठीक है, तो ये प्रशस्ति हमें किसने लिखी, तो ये प्रशस्ति लिखी थी हरिसेन नाम के कवि ने, जो हमें बताता है कि उस टाइम का कल्चर और उस टाइम का जो अचीवमेंट है, ठीक है, वो कौन सा कैसा था। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो अचीवमेंट है वो कैसा था। In a very short time, he named his triumphant journey from the northern state to the Kushan ruler of the Afghanistan. He defeated about 12 kings in the south. After the defeating these kings, he restored them wisely. He restored their kingdoms. Governor and official were appointed to run the administration of the state.
मतलब क्या था कि उसका साम्राज्य था वो अफगान के जो कुषाण थे, ठीक है, वहाँ तक फैला हुआ था। और साउथ की इंडिया की बात करें, ठीक है, साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया के उसने टोटल 12 राजा है उसको हरा दिया था, ठीक है, लेकिन वापस उसको उसकी गद्दी पे बिठा दिया और उसको राजकाज जो है वो सौंप दिया था। अब देखते हैं आगे। समुद्रगुप्त वॉज ग्रेट कॉन्करर एंड कल्चरल एम्परर। ही इज अ लिटरेरी अचीवमेंट्स एंड ही इज character was notable. He composed many poems and got the title of a Kaviraj. Unfortunately, not even a single poem of his available today. One coin show Samudragupta playing a veena, which showing his love for music. अब हम बात करें समुद्रगुप्ता की, तो समुद्रगुप्ता है वो अपने आसपास इतना लिटरेचर क्रिएट करके रखते थे, ठीक है, इसीलिए उसको इतिहास में कविराज की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में भी हमें भी उसकी एक भी पोएम मिली हुई नहीं है। और समुद्रगुप्त है उसके जो कॉइन्स है ना उसमें वो वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। ड्यूरिंग हिज रीजन मेनी टेम्पल monastery and Jain temples were constructed. He performed the Ashwamedha Yagna in his regret. He had got coins made. He collected scholars in his court and created highly quality literature. Scholars want his and he wants scholars companionship. He encouraged Hinduism. He embraced the social customs. Samudragupta's position in the history is unique and significant. ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब वो क्या था कि वो अपने आसपास है ना स्कॉलर्स को रखता था, मतलब कि पढ़ाकू है जो, ठीक है, यानी कि जो अच्छे कवि है अच्छे साहित्यकार है उसको रखता था। साहित्यकार को समुद्रगुप्त की ज़रूरत थी और समुद्रगुप्त को साहित्यकार की ज़रूरत थी, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग था पूरी हिस्ट्री में। अब देखते हैं नेक्स्ट समुद्रगुप्त टू, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। Samudragupta died in his place. Chandragupta II came to the throne. He not only successfully prevented the great legacy of his father, which he inherited, but also extended the empire by conquering some of the region. Chandragupta II was the most talented ruler of the Gupta dynasty. The boundary of his empire extended up to the Shaka kingdom. He attacked Gujarat and ended Shaka Kshatriya dynasty. In many of these victories, he had adopted the title of the Shakahari. He was also called विक्रमादित्य, ठीक है। तो अब क्या था कि जब समुद्रगुप्त मर गए तो उसके बेटे यानी कि चंद्रगुप्त टू को अब गादी का जो भारण है वो आ चुका था, ठीक है, यानी कि वो किंग बन चुका था। वो गुप्ता डायनेस्टी ने उसका सबसे पावरफुल और सबसे होशियार किंग कह सकते हैं। उसने अपनी बाउंड्री है वो भी आगे बढ़ाई थी। गुजरात में जो शक है, ठीक है, शक क्षत्रिय पे उसका डायनेस्टी है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था और इसीलिए उसको शाकाहारी भी कहा जाता है। साथ साथ चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी कहा जा सकता है। He increased his military power by establishing the marital relationship with the powerful kingdoms of a removed Kshatriya who had been ruling since 300 years. This marriage proved to be very powerful in increasing his empire and defeating his enemy. Now, territories won by him were very important. They obtained the rich kingdoms of Gujarat and Saurashtra. He proposed port of the Brigukach यानी कि भरूच एंड स्तंभ तीर्थ यानी कि स्तंभ तीर्थ यानी कि खंभात। एज अ रिजल्ट many times the trade of these state increase and Gupta kings become owner of the intelligible property. अब क्या था कि अब जो चंद्रगुप्त टू ने जितना भी जीता हुआ ना उससे भी इनकम आना शुरू हो गई थी, यानी कि उसका जो साम्राज्य था वो भी अब पैसों वाला होने लगा था। जैसे कि गुजरात को जब उसने डिफीट किया तो गुजरात के पास जितने भी बंदर थे, ठीक है, बंदरगाह का हमने देखा था, ठीक है, भृगुकच है, स्तंभ तीर्थ है, तो ये सारे बंदर है उस टाइम के बिजनेस के सबसे पावरफुल सेंटर थे, ठीक है। तो इस तरह से वो इंटेलिजिबल प्रॉपर्टी यानी कि जो अदृश्य मिलकत है ना उसके मालिक बन चुके थे। अब देखते हैं फाहियाना चाइनीज पिलग्रिम्स इन द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त टू प्रेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर थ्रू द चंद्रगुप्त टू वाज Vaishnav. He had a great respect of the other religions. His army chief Amarkar Dev was a Buddhist and his state minister Varshain was a Shiv. Many monasteries
वेर देयर इन अ कैपिटल पाटलिपुत्र। अब क्या था कि उस टाइम पे जो चाइनीज यात्री आया था फाइयान, ठीक है, उसने भी चंद्रगुप्त टू के बारे में अच्छा खासा लिखा हुआ है। और चंद्रगुप्त टू है वो तो खुद तो वैष्णव था, लेकिन उसको दूसरे जो धर्म है उसके प्रति भी उसकी दया भावना थी। उसका जो एक चीफ मिनिस्टर है अमरकर देव, वो बुद्धिस्ट था। और जब वर्षियन है, ठीक है, उसका एक मिनिस्टर है दूसरा, वो क्या था, वो एक शेव था। फिर भी वो दोनों ही साथ साथ ही काम करते थे। Because of the culture achievement and achievements achieved during his region, the Gupta age could become the golden age. He was the patron of the scholars and poets. The great Sanskrit poet and the playwriting Kalidas was a royal poet. Dhanvantri was his royal Vaida. James, like a scientist, Varahamir, Vaital Bhatt, write of the Amarkosh, Amar Singh, etc. used to adorn the court. अब जो कालिदास थे, ठीक है, जो ग्रेट पोएटर है, वो भी उसके उस टाइम के क्या थे, उसके राज कवि थे, ठीक है। साथ साथ बात करें तो धन्वंतरी है, वो भी उसके जो वैद है वो होते थे। और इस तरह से उसके पास कई सारे जेम्स थी, ठीक है, मतलब कि जो अच्छे अच्छे पर्सन होते हैं ना, जैसे वरामिर है, वैतालभ है, ठीक है, वैताल भट्ट है, तो ये सब उसके अच्छे मिनिस्टर थे। आगे बात करें तो ड्यूरिंग हिज रूल द स्कल्पचर एंड द ड्राइंग डेवलप्ड मेनी ऑफ द आर्ट प्रिवेलिंग ऑफ द अजंता caves were made during his time. He built a number of the Buddhist monasteries in the capital Patliputra. Mehrauli iron pillar near the Delhi was made during his region, which has not rusted for century despite being in heat and rain. ठीक है। अब उस टाइम में अजंता केव भी बनी हुई थी, और चंद्रगुप्ता टू के टाइम में ही क्या होता, महरौली है जो दिल्ली के पास में आया हुआ है ना, उसमें भी एक आयरन पिलर है। आयरन पिलर ऐसा है कि आज तक है ना वो जो रस्टेड है ना, यानी कि उसके ऊपर काट है ना, वो लगाए हुआ नहीं है। भले ही उसके ऊपर अभी भी धूप है और अभी भी बारिश गिर रही है, लेकिन अभी भी वो उसके ऊपर कोई भी काट है, रस्ट है, वो जमा हुआ नहीं है। तो इस तरह से वो उस टाइम का साइंस कितना पावरफुल होगा ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। ही मेड उज्जैन ही इज अनदर कैपिटल बिसाइड द पाटलिपुत्र। ही डिवाइडेड द स्टेट इनटू द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट फॉर रनिंग द स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन द ईयर ऑफ द 414 द ग्रेट एम्परर चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य डाइड। अब क्या था कि उसने उज्जैन के साथ साथ पाटलिपुत्र को भी कैपिटल बनाया हुआ था, ठीक है। और 414 में वो क्या हुआ कि वो चंद्रगुप्ता है वो मर गए, ठीक है। अब देखते हैं एंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। After the death of the Chandragupta II, his majestic sons Kumar Gupta I came to the throne. During his time, some famous caves of the Nalanda and some caves of the Ajanta were created. ठीक है। अब बात करें तो चंद्रगुप्ता मरने के बाद उसका जो बेटा है कुमार गुप्ता वन, ठीक है, वो पावर में आया, तो उसने भी नालंदा जो केव है, ठीक है, और बाकी की जो अजंता की केव्स है वो भी बनवाई थी। आफ्टर द चंद्रगुप्ता वन, आफ्टर कुमार गुप्ता वन, हिज ब्रेव सन स्कंद गुप्ता केम टू पावर. द वीक रूरल ऑफ द Skandagupta time could not withstand the onslaught attack on the obsessive and powerful Yunans and Gupta Empire डिसइंटीग्रेटेड। अब क्या था कि कुमार गुप्ता के बाद उसका बहादुर बेटा आ रहा जिसका नाम था स्कंदगुप्त, ठीक है। तो स्कंदगुप्त में भी क्या था कि वो जो विदेशी आक्रमण थे उसका सामना नहीं कर पाए, और 550 में क्या हुआ कि गुप्ता जो डायनेस्टी वो कम्प्लीटली एंड हो गई। अब चलो देखते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम थी वो किस तरह की थी। तो हमें ये पता चलता है बच्चों यहाँ पे कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड्स रखी जाती थी, स्मृति से वो रखी जाती थी, पुराण से वो भी रखे जाते थे, ठीक है। साथ साथ बात करें तो पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, सेंट्रल, प्रोविजनल, ठीक है, और तीसरा था लोकल, ठीक है। सेंट्रल कहाँ पे थी, जहाँ पे मेन राजा बैठा था, ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया है वो सेंट्रल है, गुजरात है वो प्रोविजनल है, और जामनगर है वो लोकल है। इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। और जो महाराज थे, जो राजा थे, ठीक है, वो किस तरह के टाइटल को धारण करते थे, तो वो धारण करते थे महाराज, धीराज और परम भागवत जैसे बड़े बड़े जो नाम है वो धारण करते थे, ठीक है। आगे देखें तो जो गुप्त डायनेस्टी का जो आर्मी चीफ था, ठीक है, आर्मी का चीफ था, उसको कहा जाता था
बलाधिकृत, ठीक है, क्या कहा जाता था, महाबलाधिकृत, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। उसके जो एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी कि बाहर का जो मंत्री था उसको कहा जाता था महासंधि विग्रहक, ठीक है, यानी कि जो संधिया करता था वो है संधि विग्रहक। तो इस तरह के ये सारे नाम है वो आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना बच्चों। और जो प्रोविजन है, ठीक है, हमने देखा था गुजरात है, जो इंडिया है उसके बाद गुजरात है, तो यानी कि जो किंग के निचले वाला लेवल है उसमें जनरली जो प्रिंस होते हैं ना, यानी कि जो राजकुमार होते हैं ना, उसको ही क्या उसका कमिश्नर बनाया जाता था, या तो कुमारा मात्य बनाया जाता था, यानी कि जो अमात्य है ना उसकी स्थान पे बैठाया जाता था, यानी कि वो सब राज्य है उसका देख रेख रख सके। प्रोविजन वॉज कॉल्ड भुक्ति, ठीक है, उस टाइम के जो राज्य थे उसको भुक्ति कहा जाता था, और उसका जो हेड होता था ना वो रीजनल हेड होता था, ठीक है। और भुक्ति है यानी कि जो प्रोविजन है उसको किस में डिवाइड करते थे हम, उसको जो लोकल में डिवाइड करते थे ना, तो लोकल को हम कहेंगे विषया, क्या कहेंगे, विषया। आगे देखते हैं उस टाइम के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की थी। तो उस टाइम में हम बात करें तो फार्मर्स है, ठीक है, इंटरनल जो ट्रेडर्स है और इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स है उसका अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। स्पेशल फार्मिंग भी उस टाइम पे थी, ठीक है, उस टाइम पे जो वार्षिक आवक होती थी, ठीक है, इनकम होती थी, यानी कि 3 ईयर प्लान होता था, 5 ईयर प्लान भी होता था उस टाइम पे। उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में व्हीट और राइस भी खाया जाता था, साथ साथ शुगर केन है वो गांधरा है, ठीक है, ग्रेप्स से इनके जो केसर होता है वो कश्मीर से लाया जाता था, कोकोनट्स भी कैमरूप से मंगाए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें ग्रो होती थी। अब टैक्सेशन की बात करें तो 1/6 जो हिस्सा है ना वो सब लोग है, जो लैंड में जो भी ग्रो हुआ है ना उसका 1/6% है, ठीक है। उसको हमें वो क्या करते थे, वो ब्राह्मीण या तो जो टेम्पल होते हैं ना उसमें राजा है वो डोनेट कर देता था, ठीक है। और बाकी का जो भी है यानी कि जो कॉटन है, सिल्क है, जो मसाले हैं, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट हम यूरोप में करते थे, सेंट्रल एशिया थ्रू जो वे हैं उसमें से करते थे, ठीक है। तो इस तरह से और बाकी की बात करें तो जो खंबात है, भरूच है, ठीक है, सोपारा है, तो ताम्रलिपित, गोल्डन है, सिल्वर है, और बाकी की सारी आइटम्स है वो इस पोर्ट के थ्रू हम आगे भी बढ़ाते थे। अब देखते हैं रिचुअल एंड स्टेटस, ठीक है, यानी कि उसका जो रिलीजियस स्टेटस है वो क्या था। जो हिंदुइज्म है और इंडिया का जो कल्चर है ना वो हमें इन दोनों में इस जो एज है उसमें देखने को मिलता है। जो एम्परर थे, गुप्ता एम्परर, वो क्या थे, वो वैष्णविज्म को मानते थे, ठीक है, यानी कि वैष्णव धर्म को मानते थे। विष्णु के जो अवतार है उसमें भी बात करें तो जो श्री राम है और श्री कृष्ण है, ठीक है, उन दोनों को खास वहाँ पे पूजा होती थी। लक्ष्मी भी वहाँ की फेमस गॉडेस थी, ठीक है, यानी कि उसकी भी पूजा होती थी। और उसी टाइम में रामायण है, महाभारत है और बाकी के जो पुराण है ना उसको वापस लिखा गया है। और श्रीमद् भगवत गीता है ना वो भी उस टाइम की जो फेमस मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट कह सकते थे वो थी। लाइक वैष्णविज्म शिव जो शिविज्म से, ठीक है, यानी कि जो शिव भगवान के पुजारी है वो भी डेवलप हुए थे। इन द साउथ शिवा सेंट वेयर कोल्ड नैनार, ठीक है, तो उस टाइम पे साउथ के जो भी शिव भक्त थे ना उसको नैनार कहा जाता था, और जो वैष्णव के भक्त है उसको अलवार कहा जाता था। तो इस तरह से हमें पता चलता है, ठीक है। और महिषासुर मंदिर मार्दिनी है, ठीक है, यानी कि दुर्गा, वो भी वहाँ की फेमस गॉडेस थी यानी कि देवी थी। तो इस तरह से जो भगवान से, ठीक है, वो भी कहीं फेमस हमें देखने को मिलते हैं। और समुद्रगुप्त है, ठीक है, वो तो बुद्धिज्म है, ठीक है, जो महायान और हीनयान है उसका डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से गिरवा था, उसको भी राजेश्वरी दिया हुआ था, ठीक है, अपने राज्य में रखा था। अब देखते हैं कल्चर कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है, तो गुप्ता पीरियड की कल्चर कंडीशन किस तरह की थी, यानी कि कौन से कल्चर देखने को मिलते हैं। तो कई सारी जो डेवलप लैंग्वेज है वो डेवलप हो चुकी थी, जैसे कि कालिदास है, ठीक है, स्कंद स्वामी है, ठीक है, हरिस्वामी है, रानी विजया है, ठीक है, अरियाशूर है। तो ये सारे लिटरेचर्स थे, ठीक है, यानी कि वो अच्छे अच्छे कवि थे। अमंग देम कालिदास है, वो सबसे बढ़िया थे, सबसे बेस्ट थे। कालिदास इज कॉल्ड एज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, कालिदास को इंडिया के शेक्सपियर भी कहा जाता है। उसकी जो कविता है वो इंडिया के एपिक्स होते हैं, ठीक है। कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हुआ है, ठीक है, फिर रघुवंशम लिखा है, मेघदूतम लिखा हुआ है। तो ये सारी कालिदास है, उसकी 3 फेमस टेक्स्ट हैं, ठीक है, ये हमें उसके नाम याद रखना पड़ेगा। गोप इन गुजरात, पार्वती टेम्पल ऑफ द
नचाना कोठार एंड द टेम्पल ऑफ द झांसी आर फर्स्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में भी जो टेम्पल की बात करें तो जो गुजरात में जो गोप का टेम्पल है, ठीक है, पार्वती जो टेम्पल है, ठीक है, जो नाचाना कोठार में आया हुआ है, ठीक है, झांसी का टेम्पल है वो भी बनाया हुआ है, हम ये कह सकते। तो इस तरह से जो दुर्गा है, बुद्ध है, कृष्णा है, शिव है, उसके कई सारे फॉर्म और टेम्पल्स हमें देखने को मिले। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द एज, ठीक है, उस टाइम पे कैसी कंडीशन थी। तो आर्यभट्ट है और वराहमिहिर है, ठीक है, उस टाइम के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट कहा जाता है। आर्यभट्ट है, उसने जीरो को और डेसिमल सिस्टम को डिवाइड दिखाया था हमें, ठीक है। और वराहमिहिर की बात करें तो बृहद संहिता उसने लिखी थी जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में है। वाघभट्ट की बात करें बच्चों तो वाघभट्ट है वो आयुर्वेदा में उसका ग्रेट नेम है, जिसने लिखा था अष्टांगी द्ययी संहिता, ठीक है। तो अष्टांग द्ययी संहिता है वो वाघभट्ट ने लिखी हुई है। और उसमें हमने उस टाइम पे जो मेडिसिन आती थी वो ह्यूमन की ही नहीं, यानी कि इंसानों की नहीं, सिर्फ साथ साथ प्राणियों की भी जो मेडिसिन है वो भी बनने लगी थी, ठीक है। उस टाइम पे हमें देखें तो जो एलिफेंट्स है और हॉर्स है उसकी भी दवाई आने लगी थी। और जो केमिस्ट्री है, ठीक है, वो उस टाइम पर भी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी थी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो दिल्ली वाला मैंने आपको आयरन पिलर दिखाया था, ठीक है, वो उसी का एक नतीजा है। अब देखते हैं एम्परर हर्षवर्धन, ठीक है। तो एम्परर हर्षवर्धन कौन है? आफ्टर द गुप्ता एज द किंगडम ऑफ द हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। He belonged to the Pushyabhuti clan of the Thaneshwar. राज्यवर्धन एंड द हर्षवर्धन वे द सन ऑफ द प्रभाकर वर्धन। अब क्या था कि जैसे ही गुप्त डायनेस्टी वो एंड हो गया तो उस टाइम पे हर्षवर्धन है वो एक अच्छा किंग के तौर पे सामने आ गया। वो पुष्यभूति वंश का था जो थानेश्वर में है, वो वहाँ पे आया हुआ है। अब हमें याद रखना है कि प्रभाकर वर्धन है ना, उसके दो बेटे थे, एक था हर्षवर्धन और दूसरा था राज्यवर्धन, ठीक है। और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम है राजश्री। ओके, क्या नाम था? राजश्री। तो टोटल 3 बच्चे हो गए, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है। तो राजश्री है वो लड़की है, राज्यवर्धन है, ठीक है, और जो हर्षवर्धन है वो दोनों लड़के हैं। अब क्या होता है कि राजश्री है ना उसका मैरिज हो जाता है कन्नौज के जो ध्रुव वर्मा है ना उसके साथ। लेकिन क्या होता है कि जो मालवा का राजा होता है ना वो उस राजश्री को किडनैप कर लेता है। तो उसको छुड़ाने के लिए कौन जाता है? उसको छुड़ाने के लिए उसका जो भाई है राज्यवर्धन वो जाता है। लेकिन क्या होता है कि युद्ध में मारा जाता है। और फिर क्या होता है कि हर्ष जो है वो गादी पे बैठ जाता है और पहले तो सीधा ही क्या करता है, अपनी बहन है उसको छुड़ाता है और उसकी जो बहन का राज्य है कन्नौज, ठीक है, उसको और थानेश्वर दोनों को मिक्स करके राज्य चलाता है। और हर्षवर्धन है वो ग्रेट एम्पर में से जो एंशिएंट इंडिया है, ठीक है, उसका सबसे ग्रेट किंग कह सकते हैं। स्प्रेड हिज एम्पायर इन द मगध, ओडिशा, सारस्वत, गौड़, मिथिला, ठीक है। तो उसने अपना एम्पायर है वो नॉर्थ इंडिया में कहीं तक फैलाया हुआ है। मैत्रक किंग ध्रुवसेन वॉज हिज सन इन लॉ। पुलिकेशितु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ। अब क्या था कि गुजरात में जो ध्रुवसेन है वो उसका दामाद था, किसका? हर्षवर्धन का। और पुलकेशी 2 है वो सबसे पावरफुल किंग था साउथ का। तो क्या होता है कि नर्मदा रिवर है ना उसके पास हर्षवर्धन और पुलकेशी 2 दोनों की लड़ाई होती है। और जिसमें क्या होता है कि हर्षवर्धन है वो ये डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं अब से साउथ में जो साउथ इंडिया है ना मैं उसमें कभी नहीं आऊँगा। और पुलकेशी 2 कहता है कि मैं ऊपर कभी नहीं आऊँगा, ठीक है। इस तरह से वो दोनों ही हार जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब देखते हैं कि उस टाइम का कल्चर किस तरह का था, ठीक है। तो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी? तो उस टाइम पे जो चाइनीज ट्रैवलर है, ठीक है, यूएन संग वो आए हुए थे और उसी ने वो इस प्लेस में करीबन 5 से 10 साल रहे थे, ठीक है। तो उसने भी जो हर्षवर्धन आया है उसके बारे में लिखा था और कहते हैं कि हर्ष है वो शिव भगवान का भक्त था। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर वो आगे बढ़ते हुए वो बुद्धिज्म बन गया, ठीक है। और उस टाइम की जो राजाशाही थी वो प्रेसिडेंटशिप थी, मतलब कि क्या था कि धीरे धीरे वो राजाशाही आगे बढ़ने लगी थी। और उस टाइम के जो बौद्ध धर्म है उसके भी जो मीटिंग्स है, सेमिनार से वो भराना शुरू हो गए थे, यानी कि जो महायान है और हीनयान है वो भी बनना शुरू हो गए थे। हर्षा है वो भी एक अच्छा लिटरेचर था, ठीक है। उसने भी आर्ट और कल्चर में, आर्ट और एजुकेशन में कई सारी अपना हिस्सा दिया हुआ है। तो जैसी बात करें
तो उसके जो कोट है उसमें बाण भट्ट है वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। और खुद हर्षा ने भी हर्ष चरित्रम और कादम्बरी जैसे संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। और मयूर भट्ट और जयसूर्य वेर ऑल्सो ग्रेट पोएट ऑफ दिस टाइम, ठीक है। जो मयूर भट्ट है और जयसूर्या है, ठीक है, वो भी उस टाइम के अच्छे कवि थे। और एम्परर जो हर्षा है, ठीक है, वो भी खुद एक अच्छे पोएटर थे, अच्छे कवि थे। और उसी ने 2 प्ले भी कंपोज किए हैं जिसका नाम है प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक है। प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम के 2 भी प्ले भी कंपोज किए हुए हैं। और ये जो कंपोज किए हैं ना, वो जातक कथा है ना जो नागानंद, ठीक है, वो भी उसी ने बनाई हुई है। अब देखते हैं पुलकेशी 2 के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हर्षा है ना वो भी एक अच्छा किंग था। क्यों हम कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखो वो सब एक तो पोएट और जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें भी ध्यान तो देता था, ठीक है। एजुकेशन को बढ़ाने के लिए उसने अपने साम्राज्य में से 10 जो 100 गांव है ना वो नालंदा विद्यापीठ को दे दिए थे चलाने के लिए, ठीक है। उसका टैक्स है वो नालंदा विद्यापीठ ही देखेंगी, चलाएंगी। अब लास्ट में बचा हुआ है ना पुलकेशी 2, वो देखते हैं। अमोंग द contemporary king of the emperor Harsha's time, Pulkeshi II was the most powerful Chalukya king. He took the power from the Rashtrakuta in the Maharashtra and established a state. अब क्या था, उसने जो पुलकेशी 2 है ना वो उस टाइम का पावरफुल किंग था, ठीक है, चालुक्य किंग था। उसने राष्ट्रकूटा है जो महाराष्ट्र में ना, ठीक है, उसके पास ही अपना एक स्टेट बनाया हुआ था। पुलकेशी 2 रूल फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर, पुलकेशी 2 ने 40 साल तक राज किया था। ही इवन डिफीटेड एम्परर अशोक, और उसने अशोक जो हर्ष है, ठीक है, उसको भी डिफीट कर दिया था, उसको भी हरा दिया था। और एक अच्छा विनर भी था। आफ्टर डिफीटिंग कादम्ब गंग्स ऑफ महेश्वर मौर्यास ऑफ द कॉनकन ही रिसीव द टाइटल ऑफ द लॉर्ड ऑफ द साउथ, ठीक है। तो इतने साम्राज्य है उसको हराने के बाद उसको ये कहा जाता था कि वो साउथ का भगवान है, ठीक है, ये ऐसा कहा जाता था। ही ऑल्सो डिफीटेड लाट मालवा एंड गुज्जर्स, ठीक है, तो उसने लाट है, मालवा है और गुज्जर्स को भी हरा दिया था, ये हम कह सकते हैं। और कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और कोंकण है, उसके ऊपर विजय भी पा लिया था। आगे बात करें तो ही लाइक हर्षा ही हैड ऑल्सो डेवलप द रिलेशनशिप विद द अदर कंट्री, और हर्षा की तरह ही उसने भी अदर कंट्री से साथ अपना हिस्सेदारी, अपना रिलेशन है वो बनाए रखा था। ही had sent one of his ambassador to Iran emperor Khusro to who was his friend, उसने अपना जो एक आदमी है, ठीक है, अपना एक दूत है ना वो ईरान के जो एम्परर है खुसरो टू उसके पास भी भेजा हुआ था। आगे देखते हैं अदर स्टेट की बात करें तो एट द टाइम अदर स्टेट इंक्लूडेड द पल्लवस ऑफ कांची गुजर्स प्रतिहार ऑफ द राजस्थान मैत्रक्स ऑफ द वल्लभी गुजर्स इन द साउथ गुजरात कर Kotako of the Kashmir, etc. Pallavas of the Kanchi had become famous for their architecture and art. They built many temples of the Brahma, Vishnu, Mahesh by cutting rocks. Pallavas who built a chariot temple on a seashore have increased India's culture prosperity. Kailashnath temple built in Kanchipuram can be considered as the best temple of that time, ठीक है। तो इस तरह से हमें कई सारे वंश जो है, कई सारे स्टेट है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आगे एक्सरसाइज में बात करें बच्चों तो गुप्ता डायनेस्टी उसका फाउंडर कौन था, तो श्रीगुप्त आंसर आएगा, ठीक है। आगे कह सकते हैं कि कौन ऐसा राजा है जिसको प्लेइंग बिना करके दिखाया गया है, तो आंसर आएगा समुद्रगुप्त। आगे देखें, ठीक है, तो दिल्ली का जो महरौली का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आयरन पिलर वो किस टाइम पे बनाया था, तो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे बना हुआ था, ठीक है। कुमार गुप्ता है उसने कौन सी विद्यापीठ को हेल्प की थी, तो नालंदा विद्यापीठ को हेल्प की थी। आगे बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तो इन विच एम्परर एज गुप्ता वाज नोन एज अ गोल्डन एज, तो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में गोल्डन एज कहा जाता है। आगे देखें Who was the right of हर्षचरित्रम, हर्षचरित्रम किसने लिखी थी, तो बाण भट्ट ने लिखी हुई थी बच्चों। आगे देखें मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में थोड़ी सी एरर है, आप उसको सुधारने की कोशिश करना, ठीक है।
जैसे कि चीफ कमांडर है उसको हम क्या कहते थे, तो महाबली बल अधिकृत कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, महाबल अधिकृत, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कहते थे, सब्जेक्ट है उस वो कहते थे, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि विषय कहा जाता था, ओके। फिर देखें रेवेन्यू, रेवेन्यू में हम कहते थे कि जो रेवेन्यू है वो 6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन लिया जाता था, ठीक है। और जो वाघ भट्ट है, वाघ भट्ट है वो क्या है, तो वो है अष्टांग हृदय है, उसके रचयिता है, ठीक है, बाण भट्ट नहीं, वाघ भट्ट आएगा। एम्परर ऑफ ईरान है वो कौन थे, तो वो है खुसरो टू, ओके। इसी के साथ बच्चों हमारा लेसन नंबर 7 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।